23 अक्टूबर 1999 का दिन था। इस्लामाबाद का मौसम इंतहाई खुशगवार। कौमी असम्बली के बेशतर अरकान रावलपिंडी के अंदर क्रिकेट मैच देख रहे थे। अचानक से इन तक चिट्स पहुंची कि पाकिस्तान की वज़ीर आज़म कौमी टीम के ड्रेसिंग रूम में आपकी मुंतज़िर हैं। जब ये अरकान ड्रेसिंग रूम में पहुंचे तो वहां पर वज़ीर आज़म नहीं थी, बल्कि खुफिया एजेंसी के एहलकार सादा कपड़ों में मलबूस इनके मुंतज़िर थे। इन एहलकारों ने अरकान असम्बली को गाड़ियों में बिठाया और सवात रवाना कर दिया। सवात जिस होटल में इन अरकान को ठहराया जा रहा था वो आबादी से बिल्कुल अलग थलग था। होटल को चारों तरफ से एलीट फोर्स के कमांडोज ने घेर रखा था। होटल की टेलीफोन लाइंस भी कटी हुई थी। अरकान को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हो गया है कि इनको इतनी दूर ले जाया गया है। अरकान को बताया गया कि अब वो अपने घर वालों से रब्ता नहीं कर सकते। वो इसी होटल में मलबूस अपने बाकी साथी अरकान से मुलाकात भी नहीं कर सकते। उनको तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी उनके कमरे में पहुंचाई जाएंगी, यहाँ तक कि रूम सर्विस भी उनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकती थी। जब ये अरकान अपने अपने कमरों में गए तो वहाँ पर नोटों से भरे ब्रीफ केस पड़े हुए थे और उसके साथ एक एक ख़त था। ख़त में लिखा था कि वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ बहुत बड़ी साजिश पकड़ी गई है और जब तक ये साजिश ख़त्म नहीं हो जाती तब तक इन अरकान असम्बली को इसी होटल के अंदर रहना होगा। आज की वीडियो में ऐसी मालूमात दी गई हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पाकिस्तान सागा में एक बार फिर से खुश आमदीद। 1988 के इंतखाबात होने वाले थे और बेनज़ीर भुट्टो का डंका पूरे पाकिस्तान में बज रहा था। साफ नज़र आ रहा था कि बेनज़ीर भुट्टो 2/3 अक्सरियत लेकर वापस आ रही हैं। चूँकि फ़ौज बेनज़ीर भुट्टो को लंबे अरसे तक कैद रख चुकी थी और उसके वालिद को फांसी दी गई थी, लिहाजा जर्नल्स के अंदर ये डर था कि अगर बेनज़ीर भुट्टो इक़्तिदार में आ गई तो ये चुन चुन कर बदले लेगी। लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो का रास्ता रोकने का फ़ैसला हुआ। छोटी बड़ी पार्टियों को मिलाकर इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद के नाम से एक अलायंस बनाया गया, जिसकी सरबराही मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को दी गई। नवाज शरीफ को ना सिर्फ मजबूत कैंडिडेट दिए गए बल्कि पैसा भी बेबहा दिया गया। लेकिन तमाम धांधली ज़ोरों सितम के बावजूद 1988 के इंतखाबात के अंदर पीपल्स पार्टी अक्सरीती जमात बन के असम्बली में पहुंच गई। बादल नखास्ता इक़्तिदार बेनज़ीर भुट्टो को दे दिया गया। लेकिन पंजाब के अंदर पीपल्स पार्टी की हुकूमत नहीं बनने दी गई और पंजाब जैसा बड़ा सूबा बेनज़ीर के सबसे बड़े मुखालिफ मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ के हवाले कर दिया गया। अब एक तरफ ऐवान सदर में बैठे 58 टूबी से लैस सदर गुलाम इसहाक खान थे, दूसरी तरफ लाहौर के अंदर एक मजबूत अपोजिशन रहनुमा वज़ीर आला था और तीसरी तरफ फ़ौज और ISI भी बेनज़ीर के खिलाफ साजिशें करने में मसरूफ़ थी। इसके बावजूद बेनज़ीर भुट्टो सबके सीने पर मूंग डाल रही थी। वो ना सिर्फ आर्मी की अहम फाइलें दबाकर बैठ जाती थी बल्कि अहम तकर्रियों के अंदर भी अपनी मर्जी कर रही थी। लिहाजा बेनज़ीर भुट्टो को हटाने का फैसला हुआ और इसके लिए एक ऑपरेशन प्लान किया गया जिसका नाम था ऑपरेशन मिडनाइट जैकाल। इस ऑपरेशन के मुताबिक बेनज़ीर भुट्टो को अदम एतमाद की तहरीक के ज़रिए वज़ारत उज़्मा से हटाया जाना था और ये तहरीक नवंबर के आखिर या दिसंबर के शुरू में कौमी असम्बली के अंदर पेश की जानी। लेकिन 22 अक्टूबर 1999 को उस वक्त के ISI के इस्लामाबाद में स्टेशन चीफ मेजर आमिर और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ की एक कॉल रिकॉर्ड की गई। ये कॉल इंटेलिजेंस ब्यूरो ने रिकॉर्ड की थी और इंटेलिजेंस ब्यूरो के सरबराह मसूद शरीफ ने ये कॉल रिकॉर्डिंग बेनज़ीर भुट्टो को सुना दी। बेनज़ीर भुट्टो ने जैसे ही ये कॉल सुनी, उन्होंने फ़ैसला किया कि इससे पहले मुखालिफ उनके खिलाफ अदम एतमाद लाएं, वो पहले हमला करेंगी और उन्होंने सबसे पहले अपनी पार्टी के अरकान असम्बली को सवात पहुंचा दिया ताकि कोई भी उनसे रब्ता ना कर सके, ना उसको तोड़ दे। जब ये खबरें ISI और अपोजिशन तक पहुंची तो ख़तरे की घंटियां बज उठीं। उन्होंने वही अदम एतमाद जो नवंबर के एंड पर लानी थी वो फौरी लाने का फ़ैसला किया और यही उनकी सबसे बड़ी गलती थी और वो बेनज़ीर भुट्टो के ट्रैप के अंदर आ रहे थे। लिहाजा 24 अक्टूबर 1999 को कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन अपोजिशन ने जमा करा दी। बेनज़ीर भुट्टो ने एक बार फिर इनको हैरान कर दिया और उन्होंने अगले ही दिन कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया। 25 अक्टूबर 1999 को कौमी असम्बली के अंदर अपोजिशन के रुकन चौधरी अब्दुल गफूर ने अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाई। अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग का दिन 2 नवंबर 1999 करार पाया।
اور اس کے ساتھ ہی بے نظیر نے قومی اسمبلی کی تمام تقریریں PTV کے اوپر لائیو چلانے کا حکم دے دیا۔ اب ایک طرف اپوزیشن تھی جو بے نظیر بھٹو پر الزام لگا رہی تھی، دوسری طرف بے نظیر بھٹو ان کے مدلل جواب دے رہی تھی، اور اس قومی اسمبلی کی ڈیبیٹ کے دوران واضح نظر آ رہا تھا کہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن رہنماؤں کے اوپر حاوی نظر آ رہے ہیں۔ ایک طرف یہ قومی اسمبلی کی کارروائی چل رہی تھی اور دوسری طرف اراکین کے اوپر دباؤ بڑھایا جا رہا تھا، ان کو خریدنے کی کوششیں کی جا رہی۔ ایک طرف بے نظیر بھٹو کی شاطرانہ چالیں تھی اور دوسری طرف ISI کی دھونس دھمکی اور ڈر تھا۔ ایک طرف میاں محمد نواز شریف پر نوٹوں سے بھرے بریف کیس لے کر اراکین کو خریدنے کی کوشش کر رہے تھے اور دوسری طرف آصف علی زرداری بھی یہی کام کر رہے تھے۔ مقابلہ بڑا ٹکر کا تھا۔ عدم اعتماد کے شروع کے اندر جنرل اسلم بیگ نے اعلان کیا کہ وہ اس تحریک کے اندر نیوٹرل رہیں۔ جس دن عدم اعتماد کے اوپر ووٹنگ ہونی تھی اس سے صرف ایک دن پہلے اسلم بیگ نے کھلم کھلا میاں محمد نواز شریف سے ملاقات کر لی۔ ملاقات کا مقصد واضح تھا اور اراکین اسمبلی کو پیغام دینا تھا کہ فوج کس طرف کھڑی ہے۔ 2 نومبر 1999 کو جب قومی اسمبلی کے اندر عدم اعتماد پر ووٹنگ ہوئی تو ٹوٹل 236 اراکین تھے، جن میں سے تحریک کی کامیابی کے لیے 119 اراکین کی ضرورت تھی، لیکن عدم اعتماد کے حق میں 107 ووٹ آئے اور عدم اعتماد مکمل طور پر ناکام ہو گئے۔ لیکن جو اپوزیشن اور آرمی کے لیے سب سے بڑا دھچکا تھا وہ یہ تھا کہ وہ پیپلز پارٹی کے اراکین کو تو نہ توڑ سکے بلکہ IGI کے اپنے 5 اراکین ٹوٹ گئے تھے، اور ان اراکین کے اندر سب سے اہم ہمایوں اختر تھے جو میاں نواز شریف کے بہت قریب اور سابق ڈائریکٹر جنرل ISI اختر عبد الرحمان کے صاحبزادے۔ اس عدم اعتماد کی ناکامی اب فوج اور اپوزیشن کے لیے بہت بڑا جھٹکا تھی، کیونکہ پاکستان کے اندر میں تیک کے پاکستان کے اندر وہی حکومت میں آ سکتا ہے جس کے سر پر آرمی چیف کا ہاتھ ہو، اور جس کے سر سے یہ ہاتھ اٹھ جائے وہ حکومت سے فارغ ہو جاتا ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے پہلی بار پاکستان کی تاریخ کے اندر اسٹیبلشمنٹ کو شکست فاش سے دوچار کیا تھا، اور یہ پہلا اور آخری موقع تھا کہ اسٹیبلشمنٹ کو اس طرح شکست دی گئی تھی۔ بے نظیر بھٹو نے ثابت کیا کہ وہ سیاستدان، وہ لیڈر جو اپنے الیکٹورل کالج یعنی قومی اسمبلی سے جڑ کر رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی بھی حاوی نہیں ہو سکتا۔ لہٰذا اگلے 1 سال تک بے نظیر بھٹو کو کسی طرح بھی ہلایا نہیں جا سکا۔ ویڈیو کو لائک کیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔